हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी और उसके जो सिग्निफिकेंसेस हैं उसके बारे में। देखिए, आपके जो 10 चैप्टर था एनआईएस ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 10 का पार्ट 3 रहने वाला है। ये जो चैप्टर 10 था इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि बायोस्फीयर, बायोम्स, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने इकोसिस्टम भी देखा था, ठीक है, और बायोस्फीयर के साथ देखा था वो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट ये आज जो है ना लास्ट पार्ट रहने वाला है चैप्टर 10 का। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। काफ़ी जो वीडियो है इंटरेस्टिंग रहने वाली है काफ़ी, ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, ये जो पूरी की पूरी जो क्लाइमेटोलॉजी है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका है, क्योंकि जो हर्डल्स आती हैं ना वो क्लाइमेटोलॉजी को समझने में ही आती हैं। मगर उससे पहले जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो भी तो हमें जान लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे आसपास क्या-क्या चीज़ें, जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, यानी एनिमल्स और प्लांट्स स्पीशीज़ जितने भी हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने एग्रीकल्चर में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, और कितने सारे जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसके बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब होता है विभिन्नता है, ठीक है, यानी लाइफ में विभिन्नता है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको एक ही साथ में एक जगह पर जो है नहीं देखने के, अलग अलग जगहों पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मानकर चलिए, अब हमारा जो पहले एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था इसका नाम था पैंजिया, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सी हुआ करता था इसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। अब ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ग्रेजुअली यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और ये ग्रेजुअली जो है ये फ्लोट करने लगे या फिर इसकी मूवमेंट चालू हो गई। काफ़ी सारी जो प्लेट्स हैं वो आज के समय हैं, जैसे कि पैसिफिक प्लेट, ज़्वान डी फूका प्लेट, रसियन प्लेट जिसे हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, जो इंडियन प्लेट होगी, अफ्रीकन प्लेट होगी, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। बहुत सारी ऐसी प्लेट हैं जो आपस में कहीं ना कहीं कन्वर्ज भी हो रही हैं और डाइवर्ज भी हो रही हैं। वो हमने ऑलरेडी जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी है वो उसमें हमने कवर कर लिया है। देखिए, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो सेम ही वीडियोस सारी की सारी, बस आपको देखना है तो आपके चैप्टर के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको वो टॉपिक देखना है, ठीक है। उनका जो जल्द से जल्द मैं थंबनेल और जो टॉपिक है उनका जो टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, और टाइटल भी लगा दूंगा सो दैट कि आपको थोड़ा सा ढूंढने में आसानी पड़ जाए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी। अब ये सारे जब क्लाइमेटिक रीजन क्रिएट हुए, इन्हीं की वजह से जब टेक्टोनिक एक्टिविटी है, जो लैंड में मूवमेंट आई, जब लैंड मूव करके अलग अलग हो गए तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स क्रिएट हुए और क्लाइमेटिक रीजन्स में अलग अलग जो स्पीसीज है वो हमें वहाँ पर देखने के लिए मिली। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में एक पर्टिकुलर स्पीसीज है ए, तो ये यहाँ की नेटिव स्पीसीज है, ठीक है। अब ये जो ए स्पीसीज अगर इंडिया में हम लगा देंगे तो ये यहाँ पर एग्जॉटिक स्पीसीज कहलाएगी। मानकर चलिए ए प्लांट जो है नॉर्थ अमेरिका में उगता है, अब इस ए प्लांट को जो हमने इंडिया में लाकर लगा दिया तो एग्जॉटिक स्पीसीज कहलाएगी ये इंडिया में, ठीक है, यानी कोई बाहर की स्पीसीज है जो इंडिया में आकर लग रही है। तो ये जो है ना यहाँ पर इसको इतना सूटेबल वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो यहाँ पर अमेरिका में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर ये जो एग्जॉटिक स्पीसीज है ना ये कहीं ना कहीं जो है ना एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आते हैं, जो यहाँ की इंडिया की जो नेटिव स्पीसीज है ना उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर करती हैं, उसको उगने नहीं देती हैं, उसको यानी उसको फलने फूलने नहीं देती हैं। तो एग्जॉटिक स्पीसीज आपको समझ में आ गया। अब इसी से क्या होता है कि पूरे का पूरा जो लैंड भी डिग्रेड होने लग जाता है, वहाँ का इकोसिस्टम पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाएगा जब अमेरिका से ए वाली स्पीसीज को इंडिया में लगाया जाएगा, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब ये सारे जब क्लाइमेटिक रीजन
रीजन बने तो यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के साथ साथ अलग अलग फ्लोरा एंड फाउना की स्पीसीज भी देखने के लिए मिली। ठीक है, जब ये सारी स्पीसीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली तो हमने इनको कैटेगराइज कर दिया कि यहाँ पर इस प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, यहाँ पर इस प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो हमें बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो हमें देखने के लिए मिली। तो इन्हीं दोनों वर्ड्स को आपस में संजोग कर आपस में मिलाने के बाद हमारा एक वर्ड जो है वो बनता है, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, यानी लाइफ में विभिन्नताएं। ठीक है, और ऐसे ही बायोलॉजी का नाम होता है, बायो मतलब लाइफ और लॉजी मतलब लाइफ के बारे में स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, चले आगे, चलिए अब वीडियो चालू करते हैं और पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है जो आपकी बुक में दे रखी है। Biodiversity may be defined as the specific geographical area where a variety of organism including flora and fauna found। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में, और ये जो ना मिलियंस ऑफ ईयर्स की एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है ना इस जगह पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यही सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है कि एक बायोडाइवर्सिटी है, मानकर चलिए डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना मरीन इकोसिस्टम में भी मिलेगी और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें भी मिलेगी। ठीक है, डाइवर्सिटी जो देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए मरीन इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो स्पीसीज है ना फिशेस की, वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही टेरेस्ट्रियल में अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल में आपको काफ़ी सारी प्लांट्स की स्पीसीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी और एनिमल्स की स्पीसीज भी देखने के लिए मिलेंगी। तो दोनों ही स्पीसीज पाई जाती है, मगर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंस भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं पानी और जो है लैंड पर यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्टल्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे ही देखिए अगर कहीं पर भी चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, ये टेरेस्ट्रियल मान लीजिए लैंड सरफेस है। ठीक है, और ये एक मिनट रुकिए, ये मान लीजिए वाटर है और ये मान लीजिए लैंड सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना तो हम कह सकते हैं कि ये जगह जो है ना, ये जो टेरेस्ट्रियल वाली जगह है, फॉर एग्जांपल जस्ट ये रोकिए, आप ये मान लीजिए इंडिया की ये है घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। जस्ट सपोज कि जो इंडिया में इस पूरे एरिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है, अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, और इसके आसपास जितना समुद्र वाला एरिया ना वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब ये अगर ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यहाँ के जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम है ना आसपास का, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एकदम इत्मीनान से, किसी को भी कोई भी हैम्पर नहीं कर रहा है, यानी किसी पर भी कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इकोसिस्टम है जिसमें जो फिश है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती है। ठीक है, उस पर फीड आउट करती है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स को जो है मछली खाती है, मछली को कोई और जो बड़ी मछली है वो खाती है। फिर जो कार्निवोर हैं जैसे कि हम जो है वो मछली को भी खा जाते हैं। तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि ये जो इकोसिस्टम है ना उसमें एक फूड चेन भी बनी हुई है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसी तरीके से मेंटेन है। यानी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर जो लास्ट में डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जिसे हम डेट्रिटोवोर बोलते हैं, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है। तो सारे के सारे एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर ये इकोसिस्टम मेंटेन रहता है और डाइवर्सिटी हमें काफ़ी सारी देखने के लिए मिल जाती है एक्सेस अमाउंट में, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है ना काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो ठीक है, यानी सारी चीज़ें जो है ना अनुकूल है, यानी कोई भी ज़्यादा ना तो किसी को डोमिनेट कर रहा है। यानी अगर एक स्पीसीज खत्म हो रही है तो कहीं ना कहीं ये दूसरी जो स्पीसीज है जो उसके ऊपर खाने के लिए डिपेंड है वो भी कहीं ना कहीं फिर जो है ख़त्म हो जाएगी, ऐसी एक्सटिंक्ट होती चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं, मगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, अब हमारे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम की बात की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ पर जैसे कि शेर, चीते, बाघ वगैरह और घोड़े, हाथी, भालू जो भी हैं, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो आज के समय में एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल वल्चर की बात करें, वल्चर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पैरो की बात करें, आपने स्पैरो आपके घर के आसपास देखिए, आपने स्पैरो अभी तक? देखिए स्पैरो जो छोटी छोटी जो फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आप देखिएगा एक बार। ठीक है, तो इस पर आपको देखने के लिए मिले, वो कहीं ना कहीं एक जो अपना हैबिटेट है ना वो छोड़ कर जा रही है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है ना लॉस हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडल्जमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसीज। कौन सी वो स्पेसीज है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन इंडल्ज कर रहे हैं उनकी हैबिटेट के जोन में। ठीक है तो
तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स, और या फिर हम लायंस की बात करें तो इनकी भी जो जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, ताकि एक तरीके से हम जो है ना, जो देखिए डेवलपमेंट हो रहा है मगर डेवलपमेंट के साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग जो है ना 1992 में क्या हुआ था, 1992 में ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे जो मुहिम है ना वो उठाई गई, जैसे कि जो डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है उससे टैकल करने के लिए कन्वेंशन ऑन कॉम्बॉट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब ऐसे ही बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, काफ़ी सारे जो यानी मुहिम थी वो उठाई गई यहाँ पर। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पकड़ ले रही थी अपनी, ठीक है, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए और फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए। पहले मिलियन डेवलपमेंट गोल से पहले एजेंडा 21 था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चली, ठीक है। फिर उसके बाद जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कहीं ना कहीं हमें बचाना है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर उठाई गई, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 1992 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ साथ जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने भी इसको साइन करा, उसके मतलब इसको अडॉप्ट करा। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 1994 में अडॉप्ट करा था, जिसकी ये जो एक्ट थी, ये जो कन्वेंशन थी, ये 1993 में फोर्स में आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो आपको यहाँ पर पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे ऐसी कंट्रीज हैं, खासकर जो ट्रॉपिकल जोन में आती है ना, जहाँ पर लो कन्वर्ट जो जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोलोड्रम बोलते हैं, डोलोड्रम बोलते हैं, यानी लो प्रेशर जोन बोलते हैं, ठीक है, या हम बोल देते हैं इक्वेटोरियल लो। तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो कन्वेंशनल बारिश होती है, ऑब्वियसली, तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है हमें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि जो कंट्रीज़ हैं मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ज़ेरे और मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मेघालय, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोअमेरिका, ठीक है, यहाँ पर है, ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है, ये है मैंड्रीन, पाइन होक, वुडेसिया, वुड आइलैंड्स, ये ट्रॉपिकल एंडीज है। ये सारे के सारे जितने भी आप ये डार्क में देख रहे हैं ना, ऑरेंज और ये मटीले कलर में, ठीक है, तो यहाँ पर जो ना ये सारे के सारे जितने भी हैं ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है ना वो पाई जाती है। देखिए एक मिनट दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ईजिली आपको दिख रहा होगा अब, ये हमारा जो इंडिया में वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ना, यहाँ पर भी एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर इनका नाम बता सकते हैं, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, और मेसोअमेरिका हो गया, कैलिफोर्निया फ्लोरेंसिक प्रोविंस हो गई, ये ट्रॉपिकल एंडीज हो गए, ये सेंट्रल चिली हो गई या चाइल जो भी आप बोल सके, ब्राज़ील अटलांटिक फॉरेस्ट हो गया, वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पर कॉन्गो, यहाँ पर जो एक कंट्री पड़ती है नाम या भूल गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्राज़ीलियन ये आप फॉरेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन बेसिन देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो हॉटस्पॉट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई कि यहाँ पर जो ना जो मानसून आते हैं तो यहाँ पर बारिश भी होती है, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न घाट में बारिश आपको होती हुई देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको मानसून वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, साउथ वेस्ट मानसून और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर अब जितने भी ये रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये डार्क एरिया में सारे के सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, यानी हम बोल सकते हैं हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर हमें जो है ना डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब इन सारी चीज़ों को देख रेख करने के लिए जो है ना ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं सेटअप है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये कहीं ना कहीं जो जीव जंतु हैं ना, ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो उनका भी ये कहीं ना कहीं ध्यान रखती है कि कौन से एक्सटिंक्ट है, यानी कोई एंडेंजर है, कोई डेंजर है, कोई एक्सटेंट हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें भी ये कहीं ना कहीं रेटिंग देती है IUCN की, ठीक है, रेटिंग लिस्ट में, यानी लिस्ट में कहाँ पर रखा गया है, तो उसी हिसाब से सबको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो आपने देख ली। चलिए अब कौन कौन से ऐसे रीज़न है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लॉस के लिए। सबसे पहली चीज़ पॉपुलेशन की ग्रोथ। अब जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है ना तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं जो है
एनवायरनमेंट को चाकू की धार पर रखने के बाद ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें साथ ही साथ दोनों चीज़ें चलवानी है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो मिडल पाथ वाला जो रास्ता है ना वो निकल कर लेकर आना पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं बुद्धा वाला पाथ, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर अपनाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है और जो इनके लिए इनकी द्वारा जो बढ़ रही डिमांड है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो कहीं ना कहीं मेन स्पेसिफिक रीज़न आ जाता है वो ये है कि जो स्पीसीज है ना उनके वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वाई कि उनकी जो हैबिटेशन है ना जहाँ पर वो रहती हैं, जहाँ पर वो उनकी एक निच होती है, निच यानी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर वो रहते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। अब जब उनका घर ही नहीं रहेगा तो वो रहेंगे कहाँ पर, वो क्या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर वो धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलें आगे, चलिए। यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, कुछ देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में खाली खाली जो एरोबिक ही नहीं आते हैं, एरोबिक यानी सांस लेने वाली चीज़ें नहीं आती हैं, यानी एन एरोबिक जो एक्टिविटीज़ हैं यानी एरोबिक जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं उनको ओवर एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, उनको ओवर एक्सट्रैक्शन करा जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हमारी धरती पर एक संतुलन क्रिएट था ना, जो ऑलरेडी क्रिएटेड था नेचर के द्वारा, उस वो डिसबैलेंस हो रहा है। जो उस डिसबैलेंस से कहीं ना कहीं जो सारी सारी चीज़ें जो है ना उथल पुथल हो रही हैं, तो ये भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। जब ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो इन ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो डिमांड बढ़ रही है, तो उनको पूरा करने के लिए तो हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है ना वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो फंडा है ना एक डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें लेकर जा रहा है। आज भी आप गाँव में जाकर देखो ना, बहुत आराम की ज़िंदगी, एकदम पीस, एकदम मस्त, ट्रिंक्वैलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, नेचुरल क्लैमिटीज़ भी आती हैं, तो वो देखिए नेचर अपने आप को सुधारना जानता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ जो वो नॉर्मल है, मगर कुछ जो आज के समय में नेचुरल क्लैमिटीज़ हमें देखने के लिए मिल रही हैं, वो क्यों देखने के लिए मिल रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, फिर हमें अर्थक्वेक जैसी, फ्लड्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट वगैरह या फिर सुनामी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए क्यों देखने के लिए मिल रही है? ऑब्वियसली इसी वजह से देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कहीं ना कहीं जो है अपना जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है हम नहीं, मतलब किसान जितने भी हैं, हम भी किसान ही, सॉरी ठीक है, यानी अभी मानिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर जो है ना हम क्या करते हैं कि हम जो है ना पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, और देखिए हम तो अपने खेतों में ज़्यादा नहीं करते हैं वैसे, ठीक है, मगर हाँ देखिए आज के समय में जो है ना बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ कि पेस्टिसाइड जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जो है ना एक तरीके से क्या करते हैं कि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, टॉक्सिक मेटल्स और अदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह, जो व्हीकल एमिशन जितना भी होता है, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वाटर को कंटामिनेट करता है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर टेबल को जितना भी है उनमें जो हैवी मेटल्स या फिर कितने भी केमिकल्स हैं उनको इंक्रीज कर देता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता है, तो वहाँ का पानी जो है ना पीने योग्य भी नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब जो ग्रोथ ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको लॉस करने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब इसको कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें उठाई जा रही हैं? हमें लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एजुकेट करना चाहिए, एक इको फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और सबको इस बारे में बताना चाहिए कि कितनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत है आज के समय में खासकर, ठीक है। कॉन्शियसनेस हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका कंजर्वेशन कहीं ना कहीं हमें जो है ना लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है, हमारे जो जो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फुल फ्रूट ये लेकर आने वाला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर भी, और लोकल लेवल के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल का चाहिए, ठीक है, तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जैसे कि होता है ना एक विसल ब्लोइंग, जो कहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें विसल ब्लोइंग होती है एक कान से दूसरे कान, तो ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर चलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस लाइक जो वन पंचायत हैं वो क्रिएट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो है ना ये सारी चीज़ें चलती हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में,
ठीक है। वहाँ पर 1973 में एक चिपको मूवमेंट भी आई थी, अगर आपको पता हो, ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके जो स्पीसीज़ है, उनके जो हैबिटाट जिनका उनका लॉस हो रहा है उसको भी रोका जा सके, और उनकी जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करी जा सके, ठीक है। चाहे वो फिर फ्लोरा हो या फिर फाउना हो, ठीक है। अब इंडिया में इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, जैसे कि नेशनल पार्क का क्रिएशन है, सेंचुरीज हैं, ठीक है, या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं, काफ़ी सारे जो वेटलैंड कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं इंडिया में बहुत पहले से चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए नेशनल पार्क जो है वो मोर देन 100 है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना वो कहीं ना कहीं मोर देन 500 है। तो इसलिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखने, बट मैंने यहाँ पर आपको नेशनल पार्क के लिए कुछ लगा दी हैं कुछ, ठीक है। आप इनमें से पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो गोवा में है वो है मोइलिम नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर ये झारखंड में बेटला नेशनल पार्क, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, ये यहाँ पर ये मणिपुर में केबुल लिमचाओ नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जो गूगल की सहायता से देख सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है दुधुआ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये काफ़ी मतलब अच्छे हैं, याद रखने के लिए काफ़ी सही है, मगर हाँ आपको बस मोटा मोटा याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी चलती है। तो आपको जो है अगर हम अपने लेवल पर भी अगर इनका कुछ स्टेप ले लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनको कंजर्व करा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले जो सीढ़ी होती है ना वो ही कम से कम हार्ड लगती है, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, बट हाँ वही एक बेस तैयार करती है और आगे तक वही चलती है, और एक जो बिल्डिंग खड़ी होती है ना फिर उसी पर खड़ी होती है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपका 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 11th में हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।